दोस्तों 2026 लगने वाला है। कैलेंडर ईयर हमारा चेंज होने वाला है। नए साल में हमेशा एक नई उम्मीद होती है, नई एनर्जी होती है, कुछ नया करने का हमेशा एक जुनून होता है। लेकिन साथ ही साथ में नया साल हमेशा नई चीज़ें लेके आता है, नए अपडेट लेके आता है, जिसे जानना, जिसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और जिसको यूज़ करके हमारी लाइफ में ग्रो करना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। सो हमेशा जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर बदलता है या कैलेंडर ईयर बदलता है, तो कई सारे अपडेट होते हैं जो वेरी नेक्स्ट टाइम से एप्लीकेबल होने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं भारत के उन्हीं कुछ नए बदलावों जो अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर फोकस करने वाला हूं और इनको बहुत डिटेल में हम 2026 में जब जब भी चीज़ें आएगी उसको हम प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल मैनर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल, जो बिजनेस लेके बैठे हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, उनके लिए 2026 में क्या नया होना है और क्या ऐसी चीज़ें और नए कंप्लायंस टिप्स हैं जो आज की मैं वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो मैं हूँ अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। बने रहिए कॉमर्स हब उदयपुर के साथ, इस चैनल के साथ, ताकि आपको इस तरीके की अपडेट आगे भी मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं हम जो बदलाव हमें 2026 में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव हमारे भारत का नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से आपका इनकम टैक्स एक्ट जो वर्तमान में है उसको रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। लगभग 60 साल बाद, यानी 1961, जो हमारा अभी वर्तमान में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसकी जगह पर भारत सरकार ने, आप ये मान के चलिए, इनकम टैक्स नया एक्ट लेके आ रही है, यानी इनकम टैक्स की भी 2.0 वाली पारी गवर्नमेंट खेलने जा रही है। जैसे अभी अभी रिसेंटली आपने सितंबर 2025 में देखा कि सरकार ने जीएसटी का पूरा मॉडल ही बदल दिया। तो जीएसटी 2.8 2.0 तो आप देख चुके हो। इनकम टैक्स 2.0 के लिए भी आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो नया सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और जहां पर लिटिगेशन को इन्होंने बहुत रिड्यूस किया है, बिल्कुल मॉडर्नाइज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल सिस्टम और टेक्नोलॉजी ड्राइवन जो कंप्लायंसेस है, उसके साथ आपको नया टैक्स लॉ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो इसमें जो बदलाव हो रहा है, वो अभी आप लोग जो भी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में फंसे रहते हैं हमेशा, कि भैया कौन से प्रीवियस ईयर का मामला है, कौन से असेसमेंट ईयर का मामला है। अब आपको ये याद नहीं रखना, आपको टैक्स ईयर ध्यान में रखना होगा। यानी अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है टैक्स ईयर के साथ, याद रखिएगा। और लाइक, जिसमें आप ये मान के चलिए कि कई सारे जो डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, टीडीएस और पेनल्टी के प्रोविजंस हैं, उनको रैशनलाइज किया जाएगा, उनको कंसोलिडेट किया जाएगा और लिटिगेशन को रिड्यूस किया जाएगा। ओके, तो प्रोफेशनल जितने भी हैं उनको मेरी यही सलाह है कि एक तो आप टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो अब धीरे-धीरे आप और टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए। सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस का ज़माना है आज की तारीख में, तो आप उसको यूज़ करिए ताकि आपसे गलती या जो ह्यूमन एरर होती है वो कम हो या ना हो, और जिसकी वजह से आपके क्लाइंट को कहीं सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि देखिए एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, वो सारे डेटा उनके पास डिफ़ॉल्टर के एआई बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से पकड़ में आ जाते हैं। तो हमसे हुई गलती भी उनको फँसा सकती है। इसलिए हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा और हमें क्लाइंट को भी ये समझ दिलवानी पड़ेगी कि भैया तू भी अपडेट रहे और बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट कर अपने डेटा की, क्योंकि आप क्लाइंट आपको गलत देगा, आप गलत फीड करोगे और बाद में क्लाइंट को नोटिस जाएगा, क्लाइंट आपके पास दौड़ा-दौड़ा आएगा। आप अननेसेसरी दुविधा में फँसोगे। तो बेटर इट इज़ कि आप अपनी जो इंटरनल प्रोसेस है, उसको रिवाइज़ करिए अभी से। टीचिंग मटेरियल पढ़िए, अपने आप को अपडेट करिए और अपना काम बिल्कुल सॉफ्टवेयर पर करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप बिल्कुल नए एक्ट के साथ समय पे अलाइन हो सके। दूसरा आपको मैं और बता बता देता हूँ, चूंकि टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो नए इन आईटीआर फॉर्म्स भी आपको अब देखने को मिलेंगे। जब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, पुराने फॉर्म्स तो आपके कंटिन्यू नहीं रहने वाले।
तो जब जब आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपको नए इनकम टैक्स फॉर्म्स, नए आईटीआर फॉर्म्स भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नोटिफाइड करेगा। बहुत ही जल्दी हो सकता है ये जनवरी 2026 तक आ जाए। ओके, और ये फॉर्म्स हालांकि आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑनवर्ड से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए ना, ये अगर ये नया एक्ट आपका एप्लीकेबल हो रहा है तो ये फाइनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो रहा है, जिसका रिटर्न आपका 27-28 में जाने वाला है। तो ये नए फॉर्म्स आपको फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उसमें आपका जो अभी वाला लॉ है और अभी वाले फॉर्म्स है वही आपको देखने को मिलेंगे। तो असेसमेंट ईयर की जो टर्मिनोलॉजी है, प्रीवियस ईयर की जो टर्मिनोलॉजी है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, टैक्स ईयर में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। काफ़ी सारे जो रिपोर्टिंग स्केड्यूल है उसको बहुत ही सिंपल, जैसे अभी आप में से कई सारे लोग आईटीआर भरते हैं, तो आपने देखा होगा आईटीआर 2 और 3 काफ़ी लेंदी आईटीआर होता है, तो उनको जब हम भरने बैठते हैं तो कई सारी चीज़ें मतलब बहुत इर्रिलेवेंट सी होती है, हमें लगता है कि यार बहुत लंबे चौड़े फॉर्म्स है, तो इनको काफ़ी जगह इंटीग्रेट किया जाएगा और आसान बनाया जाएगा, ताकि हम आसानी से चीज़ों को डिस्क्लोज कर सके गवर्नमेंट को। ओके, सो ज़्यादातर चीज़ें जो है आपकी एआईएस टीआईएस से जोड़ दी जाएगी, ताकि ज़्यादातर चीज़ें आपको प्रीफिल्ड डेटा सिस्टम से ही मिल जाए और आप उसके भी आप पर रिटर्न्स अपने क्लाइंट के फाइल कर सकें। ऑलराइट, तो कंप्लायंस टिप्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी टीआरपीज हैं, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स हैं, वो हमेशा देखिए अपना क्लाइंट का डेटा और उनकी चेकलिस्ट को अपडेट कर दें। नए आईटीआर जब आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, तो आप उसके अनुसार अपने क्लाइंट से डेटा मंगवाएं और जेन्युइन उसको बोले कि रिपोर्टिंग करें। ओके, इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए, बहुत मैंने कई सारे मीम्स भी देखे हैं कि जैसे मिसेज एक्स वाई जेड है, अब इनका इनकम अभी तक ये भर रहे थे 6,85,000 के आसपास, 6,85,000 के आसपास आईटीआर भर रहे थे। अचानक से फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकी इनकम चलकर हो गई 11,85,000। अब ये समझने वाले समझ पाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस तरीके के मार्केट में मैं खुद बड़ी मीम्स देख रहा हूँ। तो ये इसका लॉजिक जो है वो है, इस साल जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो आईटीआर स्लैब है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हर 4-4 लाख रुपए पर आपका 5-5% का जो रेट है उसमें इंक्रीज है, और 12 लाख तक आपको 87A का रिबेट है। तो ऐसे केस में आपको अब नई इनकम टैक्स स्लैब को ध्यान में रखना है, जो इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी जिसका हम रिटर्न भरेंगे अभी 26-27 में, असेसमेंट ईयर में, तो आपकी इनकम उस हिसाब से टैक्सेबल होगी। 4 लाख तक आपको यहाँ पर एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद प्रति 4 लाख पर आपका 5-5% बढ़ता जाएगा। 24 लाख के बाद आपकी 30% स्लैब इंट्रोड्यूस होगी। नई स्लैब है ये, याद रखिएगा। ओल्ड स्लैब जो है वो वैसी ही है जैसी पहले थी, तो ओल्ड स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। न्यू स्लैब अगेन चेंज हो रही है आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, याद रखिएगा। ऑलराइट, सो ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है जो आपको ध्यान में रखना होगा। स्पेशली जो जनवरी, फरवरी और मार्च महीना होता है ना, ये कंप्लायंस के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है, क्योंकि आपके साल के ऑलरेडी 9 महीने तो निकल चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो हायर इनकम साइड में है, चाहे जीएसटी के दृष्टिकोण से हो या इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से हो, स्पेशली इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं, तो पहली चीज तो ये है कि जो 44 एडी में या एडीए में प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो वो लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो एडवांस टैक्स भरे 15 मार्च तक अपना। वो मंथ जो क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स का प्रोविजन है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपके पास ये चांस रहता है कि आप अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लीजिए और 15 मार्च से पहले पहले आप टैक्स जमा करा दीजिए, क्योंकि आप आईटीआर भरते वक्त वो टैक्स देने जाएंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा साथ में। तो बेटर इट इज कि आप इन महीनों में अपनी सारी कैलकुलेशन कर करा के अपने जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हैं, जो आपकी सीए फर्म है, जो आपके प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको बता दीजिए कि आपका इस साल कितना इनकम होने वाला है, एस्टिमेटेड इनकम, ताकि उसके आधार पे आप एडवांस टैक्स भर ले समय रहते, ताकि आपकी कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना आए। क्योंकि अगर आप लाखों रुपए का टैक्स बन रहा है आपका, तो इंटरेस्ट भी तो आपका हजारों में बनेगा, तो वो बचा सकते हो आप अगर आप समय पे सचेत होते हो तो। दूसरी चीज आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इन 3 महीनों में, कि जैसे एक व्यापारी हो, तो व्यापारी को एक मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग जाता है कि वो इन 12 महीनों में उसका टोटल कितना टर्नओवर होने वाला है।
कितना उसको परचेज या कितना एक्सपेंसेस दिखाना है, कितना उसको पेमेंट्स दिखाने हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों केसेस में, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों केसेस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा इन 3 महीनों में स्पेशली, कि आपको कहाँ कितना चलना है, कहाँ कितना खर्च करना है, कहाँ कितना सेल दिखाना है। क्योंकि हमेशा आदमी एक एक तरह से बोलते हैं ना कि बजट बना के चलता है। तो यहाँ पर ये 3 महीना आपके लिए बजट डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये जो आपकी एनुअल कंप्लायंसेस होगी, जो जिसका आप आईटीआर भी भरोगे, आगे जाके आप जीएसटी की एनुअल रिटर्न्स भी भरोगे, तो उसके लिए आप अभी से अपने आप को कंट्रोलिंग लिमिट सेट कर सकते हो, अगर आपको अपने आय और व्यय का पूरा नॉलेज है। तो ये 3 महीने इसलिए इम्पोर्टेंट है। डिडक्शन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, एग्जेम्पशंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं इन्वेस्ट करना है टैक्स बचाने के लिए, तो आपके पास समय है अभी। आप जनवरी, फरवरी, मार्च को यूज़ करिए ताकि आप अपना टैक्स बचा सकें। तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये 3 महीने, जहाँ पर आप एटीसी का बेनिफिट, एटीडी का बेनिफिट, एटीई का बेनिफिट, एटीजी का बेनिफिट ले सकें। तो दैट्स व्हाई जनवरी लगते ही ये जो बेल है ना कंप्लायंस कैलेंडर वाली, वो बजनी शुरू हो जाएगी। जीएसटी 2.0 के ऊपर तो ऑलरेडी हम लोग आ चुके हैं पूरी तरह से। एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुआ था गवर्नमेंट ने 22 सितंबर 2025 के बाद से, तो बहुत बड़ा मिड ऑफ द ईयर बदलाव कर दिया था। लेकिन अब देखिए वो बदलाव अब आपके ऊपर रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो बदलाव होता है, तो देखिए एक फेज तो आपका हो गया बिफोर 22 सितंबर तक का, जो 1 अप्रैल 2025 से 21 सितंबर 2025 तक का फेज हो गया। एक हो गया आफ्टर वाला। अब आपको चाहे इनकम टैक्स की कंप्लायंस हो, चाहे वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, चाहे वो जीएसटी की कंप्लायंस हो, एनुअल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये साल आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला, क्योंकि बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर आपका ये बदलाव हुआ है। तो साल के आधे महीने आप एक अलग रेट से प्रोडक्ट या सर्विसेज सप्लाई कर रहे थे, साल के आधे महीने अलग रेट से सप्लाई कर रहे थे। जैसे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 22 सितंबर 2025 से पहले क्या था कि वहां पर मैक्सिमम गाड़ियों पर 28% जीएसटी और अलग अलग रेट से सेस लगता था। अब 22 सितंबर के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या डिफरेंस आ गया कि उनके बिलिंग में 18% की बिलिंग हो गई और 40% की बिलिंग हो गई। 28 तो खत्म हो गया और सेस खत्म हो गया। तो टोटली आपकी कंप्लायंस के हिसाब से भी सब कुछ चेंज हो गया, बुक ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से भी सब कुछ चेंज हो गया। और अब जब आप एनुअल फाइलिंग करेंगे, अपनी टैक्स ऑडिट कराएंगे इस साल की, आप जब आगे जाके जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करेंगे, एनुअल रिटर्न्स फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, तो ये साल आपके लिए जरूर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आएगा। तो उसकी आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2.0 एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जीएसटी में रेट्स में रेशनलाइजेशन किया गया, बदलाव किया गया, और 12% वाली रेट को खत्म कर दिया गया, 28% वाली रेट को भी खत्म कर दिया गया। ऑलराइट, हालांकि देखिए और कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये रेट रेशनलाइजेशन की वजह से हमारी बुक्स पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा बेसिकली। तो कंप्लायंस हम एफिशिएंट तरीके से करें, किसी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इंगेज ना हो, और बिल्कुल टेक्नोलॉजी या टेक्नो ड्राइवन बने, ताकि आसानी से जीएसटी की सारी कंप्लायंसेस को हम लोग कर पाएं और अपने बिजनेस की रिस्क को हम कम कर सकें। ऑलराइट, मिसमैच डिटेक्शन को हम कम कर सकें। तो आप जितने भी नोटिसेस हैं या कोई नोटिसेस आपको आए भी हैं, तो आप उनको कंप्लायंस को नोटिसेस को रिप्लाई करिए, उनको उन कंप्लायंस को फुलफिल करिए, और समय पे अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करिए, और प्रॉपर तरीके से अपनी अकाउंटिंग को। अभी देखिए ऐसा नहीं है आज की तारीख में कि हम आईटीआर इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम जीएसटी को इग्नोर करके चलें, या जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इग्नोर करके चलें। अभी है ना, ये सब भाई भाई हो गए सब। अभी आपको अगर ओवरऑल डेवलपमेंट अपना या बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें चाहिए, तो आपको सबके ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये पकड़ करने का भी समय है, जब आप जीएसटी की डिजिटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को समझें और प्रॉपर जीएसटी कंप्लायंट बने, ताकि इनकम टैक्स में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए। आईसीएआई ने अपनी कोड ऑफ एथिक्स में भी रिवीजन किया है। अभी आप लोगों ने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अब प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। सो कोड ऑफ एथिक्स में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 अप्रैल 2026 से रिवाइज्ड कोड
एप्लीकेबल हो जाएंगे प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रैक्टिस में है, जो वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ओके, और ये आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप सीए फर्म हैं तो आप डेफिनेटली इन नए कोड ऑफ एथिक्स को जरूर रिव्यू कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने इंटरनल पॉलिसीज बनाएं और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्टाफ को ट्रेनिंग कंडक्ट करें। ऑलराइट, टैक्स ऑडिट की लिमिट भी सेट कर दी है, यानी प्रति व्यक्ति, प्रति प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 60 की पर पर्सन लिमिट डाल दी इन्होंने। अगर आप एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, आप एक प्रोप्राइटरशिप रन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम इन अ ईयर 60 ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो जितने पार्टनर होंगे सबकी लिमिट को वहां पर हम जोड़ के देख सकते हैं। सपोज हम 4 पार्टनर है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप फिर उस केस में अपने जूनियर्स की जो लिमिट है उसको भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अप्रैल 2026 से, यानी ये आईसीआई ने नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट की लिमिट भी यहाँ पर प्रति चार्टर्ड अकाउंटेंट सेट कर दी पर ईयर। गवर्नमेंट का इसको करने के पीछे, आईसीआई का इसको करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर ऑडिट में क्वालिटी स्टैब्लिश हो सके, ताकि ऑडिट की इंप्रूवमेंट आ सके। ऑलराइट, इंश्योरेंस सेक्टर में भी यहाँ पर कुछ बदलाव है। आईआरडीए ने यहाँ पर जो रिस्क बेस्ड कैपिटल और मॉडर्न अकाउंटिंग नॉर्म्स को इंश्योरेंस कंपनीज पर एप्लीकेबल कर दिया है, ताकि वो इंडियन प्रैक्टिसेस को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच कर सके। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ बदलाव है जो आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और जनवरी 2026 से बिल्कुल अटेंटिव मोड में एकदम अपने आप को अपडेटेड रखते हुए आपको काम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं अब अगले 4 साल 2026 से 30 तक की अगर मैं आपको इस वीडियो में कोई गाइडेंस देना चाहूँ, तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट 4 ईयर हर उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्यक्ति अकाउंटिंग या फाइनेंस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसका करियर है इसमें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेक्नोलॉजी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे आने वाले समय में इस फील्ड के साथ। तो टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि आपको जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट पोर्टल, पूरा डिजिटल सिस्टम है आज की तारीख में, तो इनका बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि विदाउट द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, विदाउट द नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, विदाउट द नॉलेज ऑफ टूल्स, विदाउट द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल, आप काम ही नहीं कर पाओगे। पेपरलेस हो गया ना पूरा मार्केट, आज पेपरलेस हो गया, तो आने वाले टाइम में क्या होगा आप समझिए। सो ये थे कुछ अपडेट जो आपको 2026 में फेस करने पड़ेंगे या करने को मिलेंगे। आई होप आप इसके अकॉर्डिंग अपडेट होते रहेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या काफ़ी बार मेरी वीडियो देख चुके हैं और अभी तक चैनल को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आने वाले टाइम में मैं हर वो चीज़ कवर करूंगा जो एक अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति को आना चाहिए। सो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। साथ ही में प्रैक्टिकल कंप्लायंस सीखने के लिए आपको कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, डाउनलोड करिए, कोर्सेज देखिए, एक्सप्लोर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके सुटेबल है कोर्सेज आपके लिए, जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। 2026 की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस।